गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, क्योंकि आज हमने मार्क्स को पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है और कल के टॉपिक से रिलेटेड जीएस मिल से संबंधित किसी विद्यार्थी को जो भी जानकारी चाहिए, कुछ भी अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी करके पूछ सकते हैं, लेकिन 2 से 4 के बीच में, ठीक है। मॉर्निंग में नहीं कीजिएगा और इवनिंग में भी क्लास होती है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, मार्क्स को समझते हैं। मार्क्सवाद क्या है और मार्क्सवाद ने राज्य से संबंधित सिद्धांत में अपने क्या तर्क दिए हैं, किन पक्षों को रखा है। मार्क्सवाद का नाम आते ही सबसे पहले हमारा ध्यान किधर जाता है? क्रांति की तरफ, ठीक है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं मालूम है, लेकिन मार्क्स से संबंधित यही अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मैंने लिखा है राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, और राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित बहुत पक्षों को उसने साइंटिफिक तरीके से रखा है, मार्क्स ने रखा है, मतलब मेरा कहने का। और पहले तो समझ लेते हैं कि मार्क्स का जन्म कब हुआ, कैसे और कहाँ, कैसे उसका जीवन रहा था, ठीक है। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ। उसका जन्म, मार्क्स का जन्म एक प्राशा यहूदी परिवार में हुआ। किस में हुआ था? यहूदी परिवार में। और इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। ईसाई धर्म को अपना लिया था। अपनाने के बाद कुछ तर्कें, मतलब जो मार्क्स को ईसाई धर्म में अच्छी लगी, मतलब उनसे सहमत थे, तो इसीलिए उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। मार्क्स के बारे में, मार्क्स कैसे विचारक थे? एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन से संबंधित अराजकतावादी विचारक थे, ठीक है। कैसे विचारक थे? जो राज्य और व्यक्ति, क्योंकि मार्क्स अराजकतावादी थे, अराजकतावादी अवधारणा से प्रभावित थे, ठीक है। और अराजकता का मतलब समझते हैं ना, राज्य को कम महत्व दिया जाता है, ठीक है, और व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। क्लियर? राज्य की शक्तियाँ कम इसलिए कर दी जाती हैं क्योंकि राज्य व्यक्तियों के साथ समान न्याय नहीं कर सकता। ये किसका सिद्धांत है? मार्क्स का सिद्धांत है। मार्क्स इस बात में विश्वास करते हैं कि राज्य सभी व्यक्तियों के साथ समान न्याय कैसे कर सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। बात भी सही है, कुछ पक्षों को देखा जाए तो बात सही है कि राज्य सभी व्यक्तियों के साथ समान न्याय नहीं कर सकते। लेकिन अराजकतावाद क्या कहता है? अराजकतावाद भी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अराजकतावाद तो एक क्रांति से संबंधित हो गया। क्रांति कैसी? अब जब मार्क्स की बात कर आते हैं तो ये खूनी क्रांति में भी जाने को तैयार है। खूनी क्रांति का मतलब कि व्यक्तियों के अधिकार या उनके साथ शोषण होता है, तो सभी व्यक्ति मिलकर राज्य को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि राज्य का कोई महत्व नहीं हो जाता अगर सभी व्यक्तियों के लिए समान सुरक्षा ना मिले या समान उनके हित में बात ना हो, इसीलिए, ठीक है।
ये बात केवल समझने के लिए बात है। और अब हम समझ लेते हैं कि राज्य से संबंधित जो सिद्धांत मार्क्स ने प्रस्तुत किए उनको समझ लेते हैं कि राज्य के पक्ष में राज्य क्या है मार्क्स की नज़र में। मैंने लिखा है राज्य से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा इतनी बात जान करके कि मार्क्स अराजकतावाद में विश्वास करते हैं, एक आर्थिक सामाजिक समानता में विश्वास करते हैं। मार्क्स ये मानते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए। यानी कि राजनीति में भी जहां व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं तुलना होती है या घटाए बढ़ाए जाते हैं, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और सामाजिक में भी सामाजिक स्तर पर जैसे हमारे वर्ग या हमारी जाति या हमारे समुदाय, ठीक है, वर्ग, जाति, समुदाय, राष्ट्रीय राज्य में भी कैसा होना चाहिए, समानता। कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, वर्ग विहीन राज्य में विश्वास करते हैं। कोई जाति नहीं होनी चाहिए, कोई समुदाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वर्ग संगठन होंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लोग अपने आपसी हितों को साधते रहेंगे। ए वर्ग कहेगा कि मेरे हित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बी वर्ग कहेगा मेरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सी वर्ग कहेगा मेरे हित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सभी लोग अपने अपने लाभ के लिए क्या करेंगे, दूसरों का नुकसान करेंगे, ठीक है। खाली बात को समझ लिया है। मार्क्स ने क्योंकि काफ़ी सिद्धांत दिए हैं और मार्क्स के विचार आज के समय भी 19वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में जैसे जैसे मार्क्स का देहांत हुआ है उसके बाद से ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचते जा रहे हैं। इनके विचारों को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। दर्शन में भी किसको महत्व दिया जाता है, मार्क्सवाद को, ठीक है। राजनीति में भी किसको महत्व दिया जाता है, मार्क्सवाद को। और वर्ग संघर्ष में भी किसको महत्व दिया जाता है, मार्क्सवाद को। एक छोटे से एग्जाम्पल पे अगर आप देखोगे आज के टाइम क्या बात हो रही है देश में, प्राइवेटाइजेशन की तरफ, यानी कि कुछ अधिकार प्राइवेट वर्गों को सौंप दिए जाएं। प्राइवेट वर्ग को सौंप दिया जाए क्या, महत्वता, अधिकार, राइट। जैसे अगर आप प्राइवेट वर्ग को पानी सौंप देते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में पानी का जो भी व्यापार होगा सरकार के द्वारा ना होकर किसके द्वारा होगा, प्राइवेट शासकों के द्वारा, तो ये देश में कितने होंगे, ज़्यादा 4, 5, 6 इस तरीके से। लेकिन फिर भी इतनी नहीं होंगे जितनी की शाखाएं सरकारी अधिकारियों की होती है या फिर सरकारी कंपनियों मतलब ऑफिसों की होती है, ठीक है। अगर यात्रा रेल प्राइवेट वर्ग को सौंप दी जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आम वर्ग को और उच्च वर्ग को नुकसान फ़ायदा कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा ही होगा। आप समझ सकते हैं इस वाली बात को। देखिए अगर आज की तुलना में ये उदाहरण है, कोई बात क्लियर कट नहीं है, ठीक है, पर्सनली लेना नहीं किसी चीज़ को। अगर एक चीज़ को खाली समझने के लिए, अगर आज के टाइम में प्राइवेट वर्ग, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे 4-5 कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी बेसिक ज़रूरतों की जिम्मेदारी ले लेती हैं, जैसे पानी, रेल यात्रा या स्कूल या फिर
डाक व्यवस्था, तो क्या होगा आप देखेंगे। जैसे कहा जाता है इतिहास अपने आप को दोहराता है, वैसे ही हम किस युग में पहुंच जाएंगे, मार्क्स के युग में। मार्क्स के युग में क्या था, सारी व्यवस्था किसके हाथों में थी, राज्य के। और राज्य किसके हाथों में था, इन लोगों के। इन लोगों के हाथ में क्या थी, जनता। तो क्या हुआ करता था कि मजदूर के साथ कभी न्याय नहीं हुआ करता था और सभी पक्ष केवल उच्च वर्ग के ही पास हुआ करते थे। सभी अधिकार उच्च वर्ग को मिल जाया करते थे। ठीक है, तो राज्य की स्थिति बनी रहनी चाहिए, प्राइवेट वर्ग को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर देना चाहिए, केवल डेवलपमेंट के तौर पर होना चाहिए। ठीक है, राज्य के सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट आता है कि राज्य न तो क्या है, प्राकृतिक है और न नैतिक। मार्क्स क्या मानते हैं, मार्क्स राज्य से संबंधित सिद्धांत जब प्रस्तुत करते हैं तो बताते हैं कि राज्य ना तो प्राकृतिक है, क्योंकि ये पहले से नहीं बना है। जब भी जनता ने किसी क्षेत्र के लोगों ने राज्य का निर्माण किया तो क्या स्थिति थी, हमारी बेसिक, अभी तक जितने भी हमने थिंकर पढ़े तो एक बात थी, प्रभुसत्ता, यानी कि सभी व्यक्तियों के समान विचार, एक इक्वलिटी, एक बात होती थी। और वो राज्य को अपने ऊपर शासन के लिए क्या कर देते थे, खड़ा कर देते थे। ठीक है, उससे क्या होता था, अब आप एक चीज़ महसूस करिए, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, व्यवहार से बहुत अच्छा है और सभी पक्षों को पहले वो सकारात्मक दृष्टि से देखता है, पहले किस दृष्टि से देखेगा, सकारात्मक, और दूसरी नकारात्मक। ठीक है, लेकिन इसे राज्य नहीं दिया जाता। क्यों, क्योंकि कुछ जगह पे ये व्यक्ति थोड़ा सा शर्मीला व्यवहार प्रस्तुत करता है या फिर उतने गट्स नहीं रखता। लेकिन जो पहले से ही आक्रामक प्रवृत्ति के हैं या शोषण करने में विश्वास रखते हैं, दूसरों के ऊपर चढ़ के अपना उद्देश्य साध सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि शक्तिशाली लोग जो साम दाम दंड भेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, राज्य में आ जाते हैं, शासन के लिए आ जाते हैं, कहने का मतलब। और वो लोग क्या करेंगे, आम जनता का शोषण करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है कि राज्य प्राकृतिक नहीं है, राज्य बनाया गया है। और राज्य बनाया गया है तो हमने कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया है, तो राज्य की समाप्ति हो जानी चाहिए उद्देश्य पूरा होने के बाद। किंतु राज्य का बना रहना किसी भी कीमत पर सही नहीं है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार। और नैतिक भी इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य सबके साथ समान व्यवहार नहीं करता। दूसरा पॉइंट, शोषण का यंत्र। राज्य क्या हो गया, एक शोषण का यंत्र भी हो गया, माध्यम हो गया। अगर आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं और नीचे व्यक्तियों से कार्य करा रहे हैं और टाइम है आपका सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, बेसिक टाइम पेपर में ये दिया गया है, लेकिन आप रात में 8 बजे तक रुक रहे हैं और ऑफिस का अपना काम कर रहे हैं, अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं 9 बजे तक 10 बजे तक, तो अब इस व्यक्ति के हमने 2 घंटे भी लिए, उसके बाद उसे घर जाना भी होगा, जो कि आने जाने का टाइम इंक्लूड नहीं होगा। तो यानी कि उस व्यक्ति ने अपनी क्षमता से ज़्यादा काम भी किया और उसको परिणाम में क्या मिले, प्रतिदिन 2 रुपये। ठीक है, पर डे 2 रुपये। अब जैसे
मार्क्स ने एक उदाहरण दिया था कि एक कारखाने में 100 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जूते की लागत, जूता बनाने में हमने 100 कर्मचारियों में हर व्यक्ति को कितने पैसे दिए, मान लिया हमने 2000 रुपये उसको दे दिए, ठीक है। और एक जूता, और 100 लोगों ने बनाया, एक जूता जो मार्केट में जाता है 1400 रुपये का जाता है, बिक जाता है। लेकिन एक ही व्यक्ति अगर 100 जूते बना देता है तो सोचिए कि कितना प्रोडक्शन मालिक को मिल जाता है और हम कितना शोषण मजदूर वर्ग का कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें मालिक को हो जाता है और मज़दूर वर्ग को नहीं होता। यानी कि उसको सुबह 9 बजे से रात में 8 बजे तक की भी कार्य करने की सही पगार नहीं मिलती या सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। शोषण का यंत्र इसलिए राज्य को माना है और राज्य इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए कोई भी पक्ष में तर्क अपने नहीं रखता या व्यवस्था को ख़त्म नहीं करता, क्योंकि राज्य को क्या मिल जाता है, कहीं ना कहीं पूंजीपति लोगों का साथ मिल जाता है, ठीक है। और राज्य क्या है, प्रभुत्वशाली वर्ग। राज्य क्या है, राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग के लोगों के हाथ में है, यानी कि उनकी कठपुतली है। सरकार में अगर 4 लोग हैं, सरकार चला रहे हैं, और मान लिया कोई एक स्टेट उस इतना पैसा देता है, इतना टैक्स देता है कि उस पूरे देश का खर्चा पूरा हो जाता है और वो पूरे देश के बहुत बड़े अमीर लोगों में से हैं, तो प्रभाव किसका ज़्यादा रहेगा, उन प्रभुत्वशाली लोगों का रहेगा। जो भी टैक्स रेट बनेंगे, जो भी सुविधाएं बनेंगी, हमेशा पूंजीपति वर्ग को देखकर ही बनेगी। सबसे पहला हित पूंजीपति वर्ग का होगा और उसके बाद में जनता के लिए देखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलें, कोरोना के इस टाइम में क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, ठीक है। लॉकडाउन में बात थी कि सभी किराएदारों से किराया नहीं मांगा जाए, जो सरकार से आग्रह किया गया था जनता ने, और सभी लोगों को खाना मुफ्त दिया जाए, सभी लोगों को मास्क मुफ्त दिया जाए। लेकिन खाना, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान की बात, 4 महीने 6 महीने जो भी ये रहा टाइम है, और दवाई, किराया, स्कूल फीस, क्या इसमें से, या लाइट पानी का बिल, कुछ भी, क्या इसमें से कोई भी चीज़ सरकार ने अपनी तरफ से माफ़ की? बिल्कुल भी नहीं की। आपने देखा ही होगा, राज्य ने, हालांकि हम राज्य के विरोध में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक पक्ष को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही सत्य है कि राज्य ने खाने के लिए, दवाई के लिए, किराए के लिए, स्कूल फीस के लिए कुछ भी रियायत नहीं दी। लेकिन हाँ, खाने के लिए कुछ कुछ स्टेट ने अपनी तरफ से प्रयोग तो किया है और थोड़े समाधान भी निकाले हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट वर्ग का ज़्यादा हाथ था। यानी कि अगर कुछ लोगों ने अपनी तरफ से भोजन पानी की व्यवस्था की तो वो ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी, मालूम हो रही थी, बजाय सरकारी यंत्र के या फिर तंत्र के, ठीक है। तो सरकार कोई भी कार्य करेगी तो इस उद्देश्य से करती है कि सरकार का अस्तित्व बना रहे और नीचे वर्ग को ज़्यादा हानि ना हो, ठीक है। प्रभुत्वशाली वर्ग के ही हाथों में क्या चली जाती है, सारी व्यवस्था घूम फिर करके वहाँ चली जाती है
और प्रभुत्वशाली लोग ही शासन करते हैं। आपने महसूस किया होगा, बहुत लोगों ने, अगर एक दो एग्जाम्पल अलग हों तो अलग बात है, कि बहुत लोगों ने आपस में ही एक दूसरे को सहयोग किया है, ना कि सरकार ने या राज्य ने। ठीक। और राज्य क्या है? न्याय पर कार्य नहीं करता। अब क्योंकि मार्क्स कहते हैं राज्य हमेशा दो अलग अलग दृष्टि रखते हैं, एक उच्च वर्ग के लिए सकारात्मक और एक निम्न वर्ग के लिए कैसी? नकारात्मक। मार्क्स का ये कहना है, तो यानी कि राज्य सभी के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं कर सकता, सभी को न्यायिक दृष्टि से नहीं देख सकता, लेकिन हमेशा किस पक्ष में रहेगा? प्रभुत्वशाली लोगों के पक्ष में रहेगा। राज्य क्या है? भौतिक, आर्थिक, भौतिक आर्थिक संपन्न। ठीक है, लिख लीजिए, भौतिक आर्थिक संपन्न किसके पक्ष में रहता है? भौतिक आर्थिक संपन्न वर्ग के पक्ष में रहता है। हमेशा मालिकों का वर्चस्व बना रहता है, जो पैसे से, पावर से संपन्न होते हैं या भौतिक संसाधनों से संपन्न होते हैं। हमेशा कोई भी प्रभाव जल्दी से उन लोगों पर नहीं पड़ पाता। ठीक है। वैज्ञानिक आपने देखा होगा कि राज्य का जो सिद्धांत या राज्य के बारे में जो भी तर्क प्रस्तुत किए हैं कार्ल मार्क्स ने, उसमें वैज्ञानिक स्वरूप कोई भी तर्क, हमें कोई भी साइंटिफिक रीज़न राज्य को बने रहने का नहीं मिलता है। ये कौन कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है। वैज्ञानिक कोई भी तरीका प्रस्तुत नहीं किया जा सकता राज्य के पक्ष में। ठीक है। उसका मानना है दुनिया दो लोगों से चल रही है, नंबर एक मजदूर और नंबर दो मजदूरी कराने वाला यानी कि मालिक। और मार्क्स का कहना है इन दोनों के अंतर को ख़त्म हो जाना चाहिए। ख़त्म क्यों हो जाना चाहिए? कि अगर ये सर्वोच्च है तो ये कभी संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आजीवन और आपीढ़ी इसको क्या करना पड़ेगा? दूसरे वर्ग की सेवा करनी पड़ेगी, यानी कि उसके अधीन कार्य ही करना पड़ेगा। ठीक है। आज के समाज में तो ऐसा नहीं है, जिसको मौका मिलता है वो आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है। दो बातों को समझ लिए। मार्क्स ने दो शब्द प्रस्तुत किए थे, एक तो बुजुर्वा, दूसरा सर्वहारा। बुजुर्वा क्या है? बुजुर्वा का अर्थ है कुलीन तंत्र, यानी कि शाही या अमीर, मालिकाना हक रखने वाले, साधन संपन्न लोग, वो किस वर्ग में आते हैं? कुलीन वर्ग में। सर्वहारा वर्ग में कौन आएगा? सामान्य जनता, सामान्य जन आते हैं। सामान्य जन यानी कि मजदूर वर्ग। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर्वहारा को कुलीन वर्ग समझ लेते हैं और बुजुर्गा को सामान्य जनता। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना वरना गलती हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। ठीक, दोनों चीज़ अलग हैं, तो इन दोनों को समझ लीजिएगा। ठीक है, खाली बताने के लिए क्या है और इस बात को खाली समझना है। अब तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं,
राज्य से संबंधित मार्क्सवाद के जो सिद्धांत है उसकी विशेषताएं। विशेषता में पहला पॉइंट लिख लीजिए कि खास बात यह है, जब राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत मार्क्स ने प्रस्तुत किया है या फिर ये सिद्धांत आया है, तो सबसे पहले इसने वैज्ञानिक तर्क रखा है। वैज्ञानिक तर्क से ये प्रस्तुत किया है कि सभी लोग समान हैं, सभी लोग सामान्य बुद्धि रखते हैं, सभी लोग कार्य क्षमता भी समान रखते हैं, लेकिन अंतर करने पर, सामाजिक आर्थिक अंतर करने पर समाज में क्या होता है, वर्ग बन जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी समाज भी तरक्की नहीं कर पाता और कोई भी जनता भी नहीं कर पाएगी। इसलिए राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य विहीन, यानी कि कोई भी ऊपर ऐसा राज्य नहीं होना चाहिए जो शासन करे, यानी कि सरकार को, राज्य को पूरी तरह से ही नकार देते हैं कौन, मार्क्स। विशेषता तो पहली ये है। दूसरी एक और बात है, हिंसात्मकता को क्या बोलते हैं, मार्क्सवाद उसके पक्ष में है। यानी कि मार्क्स ये कहते हैं कि यदि किसी वर्ग का, बुजुर्ग वर्ग का या बुजुर्ग वर्ग द्वारा क्या हो रहा है, सामान्य जनता का शोषण हो रहा है, तो जनता को क्या करना चाहिए, हिंसात्मक साधन अपनाने चाहिए। ठीक, यानी कि आप सोचिए, अगर कहा जाए खून के बदले में खून, तो क्या होगा, दुनिया एकदम समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये इसकी विशेषता है, और विशेषता में ये कहा जाता है कि अधिकार मिलने से नहीं मिलते, अपितु उन्हें क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, जो मार्क्सवाद अपने सिद्धांत में कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए। इसमें मार्क्स ने क्या कहा है, धर्म के पक्ष में जनता के लिए अफीम है। यानी कि जिस तरह से धर्म अफीम बन जाता है, यानी कि एक लत लग जाती है नशा करने की, उसी तरह से राज्य और धर्म भी घातक होते हैं। कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है और केवल शोषण ही होते हैं। समय ऐसे निकल जाता है, व्यक्ति अपने जीवन में अपने कोई भी तरक्की नहीं कर पाता, या वो सिर्फ एक भ्रम की स्थिति में जीता रहता है और समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, जिसका कोई भी लाभ प्रदर्शित नहीं हो पाता। ठीक है, वर्ग संघर्ष क्या बोलते हैं, वर्ग संघर्ष अनिवार्य। मैंने यहाँ लिखा है वर्ग संघर्ष अनिवार्य, यानी कि अलग अलग अगर वर्ग बने हैं तो ये बात तो तय है कि जब इनमें संघर्ष होगा तभी ये लोग अपने अपने हितों को साधेंगे। तो वर्ग संघर्ष क्या होता है, अगर वर्ग बनेंगे तो संघर्ष होगा, अनिवार्य होगा। तो ये एक विशेषता है कि वर्ग संघर्ष अनिवार्य है, और कई बार ये वर्ग संघर्ष क्या कर देगा, सभी वर्गों को समाप्त कर देगा। केवल एक क्या रह जाएगी, मानव जाति। ठीक है, केवल मानव रह जाएगा, मानव जाति रह जाएगी, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा, सभी लोग कार्य करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, यानी कि और 10 साल पीछे। ठीक है, लिखना नहीं है ये 10 साल पीछे, कभी लिख लो, पेपर में नहीं लिखना है। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। यहाँ लिखा है साधन। साधन, हिंसात्मक साधन कुछ भी हो सकते हैं, भाषणबाजी हो सकती है, कार्यों को रोक देना हो सकता है, राज्य का घेराबंदी हो सकती है, ठीक है, पथराव हो सकता है, आपस में लड़ना हो सकता है, भूख हड़ताल हो सकती है,
हिंसात्मक साधन तो कुछ भी हो सकते हैं, हालांकि खूनी क्रांति भी हो सकती है, जैसा कि मार्क्स कहते हैं कि जब स्थिति नहीं रहेगी तब वर्ग संघर्ष हो सकता है। ठीक है। अतिरिक्त मूल्य, मार्क्स के सिद्धांत की एक विशेषता ये भी है कि उन्होंने अतिरिक्त मूल्य पर जोर दिया है। उनका कहना है अगर किसी जगह पे 13 से 15 घंटे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसको केवल प्रतिदिन 2 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसमें उसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है या फिर उसके परिवार जो उस पर निर्भर है उसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो ये अतिरिक्त मूल्य उसके लिए नहीं हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति अपने मालिक पर निर्भर है और मालिक का कर्तव्य बनता है कि उसको उसके समय की उचित कीमत क्या की दी जाए, उसको दी जाए, ताकि उसके साथ साथ जो उसका परिवार उस पर निर्भर है उसका भी पालन पोषण ठीक ठीक चलता रहे। तो अतिरिक्त मूल्य उसके कार्य को देखकर, उसके समय को देखकर बढ़ाया जाए, ना कि शोषण किया जाए। शोषण करेंगे तो ज़्यादा लाभ किसको पहुंच जाता है? मालिक को पहुंच जाता है, जिसका जनता को कभी कोई फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। ठीक है। और अब कर लेते हैं आलोचनाएं। हालांकि जो मैंने नोट्स दिए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भाषा और आपका मटेरियल अति है, तो पॉइंट्स को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए ये पॉइंट्स ज़रूर नोट्स कर लें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है मुख्य परीक्षा के नज़रिए से। ठीक है। आलोचना में सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, मार्क्स क्या कहता है? राज्य कि राज्य विहीन क्या होना चाहिए? सरकार होनी चाहिए, या फिर कोई भी देश कैसा होना चाहिए? राज्य विहीन होना चाहिए, राज्य उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। राज्य को पूरी तरह से नकार दिया जाता है। थोड़ा दिख रहा होगा, राज्य विहीन लिखा है मैंने यहाँ पर, राज्य विहीन। दूसरा पॉइंट बनता है एक पक्षीय। राज्य विहीन क्यों है ये तो हम समझ ही गए होंगे, क्योंकि राज्य नहीं रहेगा तो राज्य सपोर्ट किसे नहीं करेगा? पूंजीपति वर्गों को, और पूंजीपति वर्ग किसका शोषण करते हैं? आम जनता का। ये चेन बनी हुई है। राज्य किसको सपोर्ट करेगा? पूंजी। भाई राज्य भी तो तभी वर्क कर रहा है ना जब पूंजी पहुंच रही है, और पूंजीपति किसे कंट्रोल करेंगे? ये 3-4 वर्ग इसलिए क्योंकि मजदूर हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ग के लोग, चाहे कितने भी हों, लेकिन स्थिति में कैसे हैं? क्योंकि वो पैसे से, धन से इनके इक्विवेलेंट नहीं हैं, तो कैसे होंगे? मजदूर होंगे, और किसके अंतर कार्य कर रहे होंगे? पूंजीपति वर्ग के। तो इसलिए राज्य हमेशा क्या होना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए, और ये सारी व्यवस्था इक्वल होनी चाहिए सभी व्यक्तियों को, क्योंकि जीवन और रहन सहन सबका, हम सबका कैसा होता है? बराबर होता है। नहीं तो मार्क्स क्या कहता है कि एक दिन से केवल पूंजीपति लोगों का शासन हो जाएगा और समाज 2 हितों में बंट जाएगा, एक अमीर और गरीब। ठीक है। और कोई भी आए दिन किसी को मारेगा, किसी के साथ शोषण करेगा, या खाना नहीं देगा, या फिर उससे कार्य कराएगा। जैसे अगर हम इतिहास में देखें, अंग्रेज़ों के टाइम में, अंग्रेज भी तो वहीं से सीख के आए थे। सो वही एक छवि कैसी मिल जाएगी? समाज को देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है।
आर्थिक सामाजिक पक्ष, आर्थिक सामाजिक रूप से, ठीक है। आलोचना ये है कि कार्ल मार्क्स आर्थिक सामाजिक रूप से क्या राज्य को क्या करते हैं, अंतर्दृष्टि से देखते हैं। अंतर्दृष्टि से मतलब कि जो सामाजिक वर्ग है, जो आर्थिक वर्ग है, या फिर ऐसी व्यवस्थाएं जहां पर अर्थव्यवस्था का ज़्यादा महत्व बना रहता है और सामाजिक व्यवस्था का ऐसा वर्ग में जहाँ पे सामाजिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इन दोनों में बहुत अंतर करते हैं। तो जो राज्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन राज्य के पक्ष में विपक्ष में इस तरीके से कहना ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं होता कि दोनों ही व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अंतर पर हैं, ठीक है। ये कोई पक्ष राज्य के लिए नहीं बन पाता है, ठीक, नोट कर लीजिए। शोषण का माध्यम, कार्ल मार्क्स पूरी तरह से कहते हैं कि राज्य क्या है, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए क्या है, शोषण का माध्यम है, एक जरिया है, एक यंत्र है। अगर राज्य ही नहीं होगा तो शोषण का पैमाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो राज्य से संबंधित हैं और कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक 2 चल रहा है, टॉपिक 2 में मार्क्स का हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक 2 राज्य, ठीक है। अब राज्य में हमने बहुत थिंकर पढ़ लिए हैं, हॉब्स पढ़ लिया, लॉक पढ़ लिया, रूसो पढ़ लिया, ठीक है, मिल पढ़ लिया और मार्क्स पढ़ लिया, ठीक है। अगले हमारे थिंकर अलग होंगे, आपके स्केड्यूल में दिए हुए हैं। तो राज्य के सिद्धांत से संबंधित जो हमारे सिद्धांत होंगे वही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन थिंकर के और भी सिद्धांत हैं तो उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। नहीं तो हमारे टॉपिक में जो राज्य से संबंधित टॉपिक है वो व्यवस्था कैसी हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। 10 ईयर अगर आप देखते हैं तो 10 ईयर में 2 क्वेश्चन जो कार्ल मार्क्स से संबंधित है उन्हें आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं पढ़ के बता देती हूँ अभी। एक क्वेश्चन ये है, अंत में हर मनुष्य, आपके 2020 में ही पूछा गया है, अंत में हर मनुष्य लगातार सफलता की चीज़ों को पाने के लिए प्रयास करता रहता है, समय समय पर चलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य कैसा होगा, ध्यान किधर है, पूंजीपति वर्ग की ओर, क्योंकि पूंजीपति वर्ग की अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती, व्यक्ति उनकी तरफ भागता रहता है। और एक्सप्लेनेशन उसको अगर किसी को चाहिए एक्सप्लेनेशन तो बता दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसका, एक और टिप्पणी है जो मार्क्स ने दी है, राजनीतिक समाज की संरचना की खोज, ठीक है, राजनीतिक समाज की संरचना की खोज उसके अर्थतंत्र में की जाए। ये क्या है, एक टिप्पणी है, ये आपको क्वेश्चन में आ चुका है, मार्क्स से संबंधित है। और इन क्वेश्चनों को, 2 क्वेश्चनों को आप देखिए 10 ईयर में, अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छा है, समझने का एक बार प्रयास कीजिए। और अगर उसमें संबंधित नहीं आता, मतलब कुछ दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा
कार्ल मार्क्स का एक और है, रूसो का सामाजिक संविदा सिद्धांत हॉब्स के लेवियाथन का ही दूसरा रूप है। हॉब्स ने एक पुस्तक लिखी थी लेवियाथन की, ठीक है, केवल उसका शीर्ष कटा हुआ है। रूसो ने लेवियाथन में राज्य से संबंधित जो विचार दिए हैं और हॉब्स ने जो दिए हैं, लेकिन रूसो क्या कहता है, उसका शीर्ष कटा हुआ है। शीर्ष क्या कटा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि दिमाग, बुद्धि क्या है, बिल्कुल भी नेगेटिव। कुछ चीज़ों को, तर्क को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। इनडायरेक्टली बात कही जा रही है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे करने की पूरी कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। 10 ईयर ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे। और आगे पूरा मैंने नोट्स दिया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें लगभग दी गई हैं। कल के टॉपिक से रिलेटेड किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, और बाकी क्लास अभी कल होगी सेम टाइम पर।